मैं हूँ गंगेश गुंजन। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको और बधाई आप सभी को, बायोस्कोप के दर्शकों को। इस अलाव की आंच में हम सब बैठे हैं खबरों पर चर्चा करने के लिए। हालांकि ये आंच आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, आप खबर देख रहे हो या ना देख रहे हो, क्योंकि इस वक्त शीतलहरी है रांची में। अगर आप रांची में हैं तो आपको अलाव के पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप यकीन मानिए कि एक अच्छा मोमेंट आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। लेकिन इस अलाव के पीछे कुछ तर्क हमने गढ़े हैं अपनी खबरों को दिखाने के लिए। तो अभी के कार्यक्रम में दो बातें बहुत स्पष्ट होंगी। एक तो ये कि हम ये जानेंगे कि कुछ खबरों की आंच जो 21 में जली है वो 22 तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि इन खबरों पर जो पिछले साल जो पिछला बीता है, क्या कोई खबर ऐसी भी रही कि जो अंडर प्ले हो गई, जिस पर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। तो इस आंच में थोड़ी खबर को हम सुलगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि खबरों में एक स्वाभाविक आंच तो होती ही है और इसलिए वो आप पर असर भी डालती है। तो हमारे साथ मदन है, हम सबसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मदन हैं जो रिपोर्टिंग में हैं और रिपोर्टिंग में सशक्त तरीके से आप इनको देख रहे हैं बायोस्कोप पर। और शांभवी हैं जिनको आप लगातार देखते हैं, एंकरिंग करती हैं। शैलेंद्र जी हैं जो आमतौर पर कैमरे पर नहीं होते हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं यहाँ पे। राकेश रंजन हैं जो प्रोग्रामिंग हेड हैं, और उदय हैं जो पॉलिटिकल एडिटर हैं। ये सारे लोग हम लोग बैठकर अभी न्यूज़ रूम में गॉसिप कर रहे थे, तो मुझे लगा ये गॉसिप आपके साथ शेयर करना चाहिए और खबरों के बारे में हम क्या सोचते हैं अगर आप भी जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मदन, सबसे पहले किस खबर की चर्चा करनी चाहिए जिसकी आंच लग गई है और वो 22 तक उसकी आंच सुलगती रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो खबर है 2021 की अगर हम बात करें तो लंबे समय तक संघर्ष जो सड़क से लेकर के एक तरह से कहें हम सदन तक जो पहुंचा है उसमें वो जेपीएससी है। इस राज्य में जेपीएससी सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा 2021 के लिए और युवाओं ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। अब वो न्यायालय तक पहुंच चुका है। अब इसी वर्ष पहले ही महीने में 6 तारीख को हाईकोर्ट में उस मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है। तो इसलिए अब इस खबर की जो आंच है वो 2022 तक भी पहुंचने के आसार हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जेपीएससी तो हालांकि शुरू से ही विवादों में रहा, लेकिन इस बार का विवाद बिल्कुल अलग था। इसलिए छात्र आंदोलित थे, अपनी आवाज़ को वो उच्च स्तर तक उठाए। हालांकि सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है, सरकार अपने स्तर से तमाम चीज़ों को देख रही है, लेकिन अब ये पूरा मामला न्यायालय में पहुंचा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस खबर की आंच 21 से 22 तक पहुंचेगी। 21 से 22 तक जेपीएससी का पहुंचेगी क्या उदय, आपको लगता है ऐसा क्या? बिल्कुल, जिस तरह से छात्रों ने आंदोलन का आगाज किया, जिस तरह से छात्र लगातार आंदोलनरत रहे, पहले तो उनकी बातों को, उनके जो तर्क थे उन्हें दरकिनार किया गया और उसके बाद जब वो एक एक करके अपने तथ्य सामने लेकर आते गए तो हर कोई चौंकने पे मजबूर हुआ। और जो जेपीएससी छात्रों की तमाम मांगों को नकार रहा था, अचानक से उसने भी करीब 57 पास छात्रों को फिर से बुला के फेल घोषित कर दिया और कहीं न कहीं पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और अब सरकार सीधे सीधे इस मुद्दे पे कह रही है कि अब इस मामले में अदालत मामला जाएगा तभी कुछ हो सकता है, सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि ये स्वतंत्र आयोग है। तो अब सबकी नजरें इस बात पे टिकी हुई है कि अदालत इस पे क्या फैसला लेती है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से छात्रों ने तर्क रखे हैं, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के सामने बातें रखी गई हैं, बार बार राजभवन का दौरा हुआ है, कहा गया है कि प्रश्न पत्र लीक हुए थे, कहा गया कि एक एक सेंटर से कई छात्र सीरियल नंबर से पास हुए हैं और इन सब पे मोहर जेपीएससी ने खुद लगा दी है 57 छात्रों को फेल कर। तो जाहिर सी बात है मुद्दा तो ये बन ही गया है। अब सबकी नजरें इस बात पे है कि 22 में इस पे क्या होता है, यानी आज का असर तो दिखेगा ही।
चलिए, आपको लगता है कि आज का असर है जेपीएससी, अब रंजन के पास भी चलेंगे, लेकिन शांभवी, जब ये खबर आई, जब आप पढ़ती थी इन खबरों को, तो कब आपको ये महसूस होने लगा कि ये खबर बड़ी बन सकती है? जी, जब जेपीएससी की खबरें आने लगी शुरुआती तौर पर, लगातार जितने छात्र थे उनका आंदोलन हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये एक, जिस तरह से अक्सर लोग धरने पर बैठ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आने लगा जब ये आंदोलन एक उग्र रूप लेने लगा। लगातार इनके पास तथ्य रहे हैं, इन्होंने ये साबित किया कि किस प्रकार से एग्ज़ाम्स में मतलब चीटिंग हुई है। लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि जो छात्र परीक्षा देने नहीं गए थे उनके भी रिजल्ट्स सामने आ रहे। इस तरह के लगातार इन्होंने प्रमाण अपनी तरफ से दिखाए, प्रोटेस्ट लगातार चलता रहा, लेकिन अभी तक जेपीएससी मुद्दे पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। सरकार की ओर से भी इस पर अभी तक कोई भी बातें सामने नहीं आई है, ना ही किसी प्रकार से अभी तक ये क्लियर किया गया कि क्या है ये पूरा मामला। और लगातार जितने भी अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यही मानना है कि हमने अपनी ओर से अपना बेस्ट दिया, लेकिन अभी तक आखिर सरकार इस पूरे मुद्दे पर चुप क्यों है। चलिए, अब हम शैलेंद्र जी से जानना चाहेंगे। शैलेंद्र जी, आपसे और रंजन से एक ही सवाल होगा मेरा कि क्या सरकार के पास ये एक मुद्दा है, जेपीएससी एक मुद्दा है जिसमें कि सरकार के विरुद्ध बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन सड़कों पर छात्र उतरे हैं और विपक्ष के निशाने पर रही सरकार। क्या इसको इस खबर का मुकाबला करने के लिए, सिर्फ खबरों के लिहाज से हम देखते हैं, मुकाबला करने के लिए सरकार की ओर से कुछ ऐसी खबर आपको लगती है, जैसे पेट्रोल सस्ता करने का जो मामला है, या कोई ऐसी खबर सरकार की तरफ से आई है जो आपको लगता है कि वो शायद इससे बड़ी खबर बन जाएगी और उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देंगे? नहीं, सरकार की तरफ से ऐसी कोई बड़ी कोशिश नहीं दिखी है। पेट्रोल सस्ता करने का मुद्दा है, लेकिन उन्होंने इसको इतना सिमटा दिया है कि ये ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए ये मुद्दा उतना बड़ा बन नहीं पाया। सरकार की तरफ से एक कोशिश ज़रूर हुई है कि इसको लोकल वर्सेस आउटसाइडर का एक रूप दे दिया जाए, जिससे कि एक नया विवाद क्रिएट कर दिया जाए जो इस पर भारी पड़ जाए, और इस तरह से सरकार ने दबाने की कोशिश की है। अभी तक असफल रही है सरकार। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा इसमें कि ये मुद्दा कहने की ज़रूरत, मैं बता दूं अपने देखने वाले दर्शकों को कि 22 स्कोप, न्यूज़ बाइस्कोप, हम वो प्लेटफॉर्म है जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। और आप बात करेंगे जेपीएससी छात्रों से, तो उनका भी ये कहना है कि ये पहला मौका था जब मीडिया ने उनको इतना कवरेज दिया। तो जेपीएससी विवाद मुद्दा चूंकि दिख रहा था और छात्र आप लोगों को लगातार अप्रोच कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि कोई भी मंच नहीं है उनके पास बात करने के लिए। तो एक और बातें आई कि जो भाषा को लेकर जेपीएससी के साथ ही एक नया विवाद उत्पन्न हुआ था, जो राज्य सरकार ने भाषा को लेकर के एक जो अपना ये नियमावली बनाया, जो स्टेट लेवल पर जो नियुक्तियां होनी थी, उसको लेकर के उन्होंने कह दिया कि हिंदी, मगही, भोजपुरी, ये तमाम जो भाषा है वो बाहरी हैं, तो इसलिए उसको यहाँ पर मान्यता नहीं दिया जाए। साथ ही एक और नया मामला आया था, वो था कि मैट्रिक और जो इंटर पास यहाँ के होंगे उन्हीं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो कई ऐसे विषय सरकार ने रखे हैं। मतलब ये एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है। पहले जरा देखते हैं कि इस जेपीएससी वाले मुद्दे पर सरकारी कोई खबर, सरकार की पहल का क्या असर पड़ता है। रंजन से एक बार जान लेते हैं और फिर वो समझेंगे। भाषा एक बड़ा मुद्दा है, वो अगर आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से है, और ख़ास तौर पे पलामू, गढ़वा या उधर के जो इलाके हैं जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, वहाँ भी है। रंजन, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी खबर है मतलब सरकार के पास ऐसा कोई अस्त्र है जिसने जेपीएससी के मुद्दे को एक तरह से निरस्त कर दिया, सिवाय बाहरी भीतरी के? इसके अलावा और क्या दिखता है? सरकार इसको कैसे डील करती हुई नजर आ रही है? नहीं, सरकार ने डायरेक्ट बात नहीं करके ये मैसेज, संदेश दे दिया है कि वो ये मान के चल रही है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो उनका मंतव्य बहुत ही साफ है कि वो ये मान के चल रहे हैं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब पर्दे के पीछे क्या है बातें हैं वो तो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी देखकर तो ये लग रहा है कि सरकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो वो एक जनता में ये मैसेज देना चाहती है कि सब कुछ ठीक हुआ है। और एक बात है कि ये मुद्दा न्यायालय के पास अब पहुंच चुका है, तो सरकार ने भी छोड़ दिया है कि देखते हैं कि न्यायालय जो है वो इस पर क्या निर्णय लेता है। अगर न्यायालय किस पक्ष में जाता है
स्टूडेंट भी से भी जब हमारे रिपोर्टर्स की बातचीत होती थी और मैं अक्सर पूछता था, मदन भी हैं, इनसे भी पूछता था, मैं अक्सर ये बातें पूछता था कि अगर कोई मुद्दा में अगर वाकई जान है तो वो न्यायालय क्यों नहीं जा रहा है। फिलहाल तो चाय आ गई है, आप चाय साथ में लें। और हाँ, इस मौसम में चाय की बहुत ज़रूरत थी तो ये मैं हमेशा पूछता था कि ये न्यायालय अगर वाकई ये मुद्दा है तो ये चीज़ देखना होगा, हमें दोनों पक्ष की को देखना चाहिए कि सरकारी पक्ष भी देखना चाहिए कि हाँ वो इसको कहाँ तक लेके जा रहे हैं, कोई जानबूझकर गड़बड़ी हुई है या जैसे एक ही से पास हुए वो इत्तफाक है। सरकार जहाँ बैकफुट पर है वो ये है कि जो 57 स्टूडेंट जो पास थे उनको फेल कर दिया आयोग ने। आयोग का ये कदम थोड़ा सा संशय पैदा करने वाला है और इसी कदम की वजह से आयोग भी बैकफुट पर है और लोगों के मन में ये संशय भी है कि क्या सब कुछ सही हुआ है, क्योंकि जेपीएससी का जो विवाद है वो कोई नया नहीं है। अगर आप पहली जेपीएससी से चले जाएं तो शायद ही कोई ऐसा जेपीएससी हो जिसमें कि कोई विवाद न हुआ हो, तो ये कोई नई चीज़ नहीं लगती है। यहाँ के लोगों को मानो इसकी आदत पड़ गई है कि ये जेपीएससी हो रहा है तो ये विवाद आना ही आना है। तो हाँ, लेकिन ये देखना है कि सरकार को इस पे होता क्या है कि आप जांच से ये नहीं करना चाहिए। जांच अगर होती है और ये भी जांच होनी चाहिए कि अगर ओएमआर सीट नहीं पहुंची थी तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये जिम्मेदारी फिक्स करने से सरकार या आयोग क्यों बच रहा है ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि अगर जैसा कि कहा गया कि ओएमआर शीट नहीं आया था तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन उस परीक्षा को कंडक्ट करवा रहा था, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अगर मदन आपके पास इस विषय में कोई जानकारी हो तो। चलिए हम इस चर्चा को आगे, जेपीएससी मुद्दे पे चर्चा को आगे ले जाएं, इससे बेहतर है कुछ और खबरों पर चर्चा करेंगे। अभी एक छोटे से रोजगार महत्वपूर्ण विषय था। सरकार रोजगार डायरेक्ट नहीं दे पाई है। हाँ। तो इसको लेकर के जो लंबे समय से जो चुनाव से पहले वादे भी किए गए थे, पारा शिक्षकों का सबसे लंबित मामला था। सरकार डायरेक्टली जो 5 लाख रोजगार की बात की थी वो नहीं दे पाई है। तो सरकार फिलहाल जो पारा शिक्षकों को एक बिहार के तर्ज पर जो सुविधा दी है, वेतनमान की अब फिलहाल तो नहीं मिला है, लेकिन जो सुविधाएं दी गई है उसको लेकर के सरकार जरूर वाहवाही ली है। लेकिन अब जो रोजगार वर्ष था जिसको नियुक्ति वर्ष कहा गया था वो खत्म हो चुका है, इसलिए आक्रोश अभी बरकरार है युवाओं में और रोजगार की मांग। धुआं का असर भी आप पे है। कल आप खबर लेकर आए भी थे कि जिस तरह से नियुक्ति वर्ष के अंतिम दिन 522 कर्मी, सैकड़ों लोगों की नौकरी चली जाना, ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय। और पता चला कि वो 32 दिनों से धरने पे थे, लेकिन अभी तक कोई सरकार का अधिकारी या कोई मंत्री विधायक भी शायद उनसे मिलने नहीं पहुंचा था। बिल्कुल, आज भी उन लोगों ने राजभवन के समक्ष ही अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया है और काफ़ी दुखद है कि सबके आंखों में आंसू थे और वो यही कह रहे थे कि आज हमारे बच्चे रो रहे हैं घर पर कि आज पापा कुछ लेकर आएंगे, लेकिन आज तो हमारी नौकरी चली गई, आज हम बेरोजगार हैं और इस चेहरे को लेकर के हम घर कैसे वापस लौटें। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं अभी मदन, चूँकि ये चर्चा लंबी है और पत्रकार अगर खबरों पर बातचीत करें तो चर्चा बड़ी लंबी हो जाती है। हम चाहते हैं कि आप उस बोझिल चर्चा में ना फंस जाएं, तो कुछ और खबरों पर चर्चा करेंगे, सिर्फ झारखंड की बात नहीं करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि यूपी में किस तरह से चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा यहाँ से बैठकर बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सबके इनपुट्स हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से और कितना इनपुट है हमारे पास उसको लेकर कि यूपी के चुनाव में क्या होगा। और भी खबरें जो झारखंड में हैं, आप जानते हैं रघुवर दास और जो सरयू राय के बीच जो युद्ध है वो उसका पार्ट 2 शुरू हो चुका है। कोरोना की तीसरी लहर। अच्छा, नहीं वो कोरोना की तीसरी लहर भी है निश्चित रूप से, तो वो भी शुरू हो चुका है, तो कोरोना की भी बात करेंगे। और अगर आप बिना मास्क के हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, बाहर निकलने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क पहनें और पूरी तैयारी के साथ अपने को रखें। और हम लोग भी जब आपके सामने होते हैं, कैमरे के सामने होते हैं तो बिना मास्क होते हैं, उसके बाद तुरंत फिर हम लोग मास्क में आ जाते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर चर्चा करेंगे। और तब तक हम कोशिश करते हैं कि सलाह को थोड़ा और गर्म करें, थोड़ी आँच आप तक और पहुँचे। एक छोटा सा ब्रेक।